जब एक सेगमेंट में दो अलग अलग गाड़ियां हो ना, तो उनमें से बेहतर गाड़ी कौन सी है ये चूज कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन अगर एक ही सेगमेंट में दो ऐसी गाड़ियां आ जाए जो बिल्कुल हूबहू कार्बन कॉपी हो, तो वहां पे चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। यही सेम कहानी है टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की। ये दोनों गाड़ियां देखने में लगभग सेम ही आपको लगेगी, यानी कि प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे सेम मिल जाता है, इंजन ऑप्शन आपको सेम मिल जाते हैं, प्राइसेस भी लगभग सेम है। और हाँ, ये दोनों ही गाड़ियां एक ही प्लांट में मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे की हूबहू कार्बन कॉपी है। इस वजह से डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है आपको कि टाइजर खरीदनी चाहिए या फिर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। यही चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेजर की। ये कलर ऑप्शन आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। ये कलर ऑप्शन आपको सिर्फ टेजर में ही देखने को मिलेगा। इस कलर का नाम है लूसेंट ऑरेंज कलर, और वहीं मेरे सामने फ्रॉन्क्स का जो कलर है ये आपको मिलता है नेक्सा ब्लू कलर। तो दोनों को आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर सबसे पहले हम टेजर पे जाते हैं तो यहाँ पे जो आपको DRLs का सेटअप मिलता है थोड़ा सा ज्यादा आपको पतला लगेगा, स्लीक लगेगा, और यहाँ पे आपको जो क्रोम मिल जाता है इसमें, ये भी इसे काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक ऑफर करता है। साथ में आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग की ग्रिल मिल जाती है, और हेडलैम्प्स जो है वो आपको लगभग सेम ही मिलेंगे दोनों ही गाड़ियों में। लेकिन मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में आके ये कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ग्रिल मिलती है वो काफी बड़े साइज की रखी गई है। क्रोम भी अगेन काफी बड़े साइज का रखा गया है। इसका मतलब फ्रॉन्क्स में टाइजर के कंपैरिजन में आपको जो लुक मिलता है वो थोड़ा सा SUV टाइप का रखा गया है, और कहीं ना कहीं ये अपनी बड़ी सिबलिंग ग्रैंड विटारा से अपना लुक भी इंस्पायर करती है। इसी के साथ जो आप DRLs देखेंगे फ्रॉन्क्स में, ये भी आपको डिफरेंट मिलेंगे टाइजर के कंपैरिजन में। यहाँ पे सेगमेंटेड DRLs आपको मिल जाते हैं, बाकी हेडलैम्प्स की असेंबली आपको एक्जैक्टली सेम ही मिलती है। फ्रॉन्क्स और टाइजर दोनों में आपको बेस वेरिएंट से 16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। हालांकि लोअर वेरिएंट में आपको स्टील रिम मिलते हैं, लेकिन हायर वेरिएंट में आप देख सकते हैं आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इन अलॉय व्हील्स का डिजाइन दोनों ही गाड़ी में आपको कंप्लीटली डिफरेंट मिलता है, और कहीं ना कहीं टाइजर के अलॉय व्हील्स का जो डिजाइन है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न लगेगा फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में। बट अगेन ये भी एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, आपको कौन सा डिजाइन पसंद आया हमें नीचे दिए कमेंट्स में जरूर बताएं। दोनों के पिछले हिस्से में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों के हायर वेरिएंट्स में आपको एक कनेक्टेड टेल लैंप्स का सेटअप मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर फ्रॉन्क्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपको पैटर्न्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे। वहीं अगर हम टाइजर की बात करते हैं तो ये जो कनेक्टेड टेल लैंप्स के जो पैटर्न्स हैं ये आपको थोड़े से डिफरेंट लगेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कोई और बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा सिवाय इस लोगो के। अब क्योंकि दोनों ही गाड़ियां सेम है, सेम स्पेस आपको ऑफर करती है, इस वजह से बूट स्पेस भी आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम ही मिल जाएगा। 308 लीटर का बूट स्पेस ये दोनों ही गाड़ियां आपको ऑफर करती हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको CNG का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो टाइजर की अगर हम बात करते हैं तो टाइजर में आपको जो CNG ऑप्शन मिलता है वो मिलता है सिर्फ एक ही वेरिएंट में, जो है इसका E वेरिएंट, बेस वेरिएंट। वहीं अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स की, तो फ्रॉन्क्स आपको 2 वेरिएंट में CNG का ऑप्शन ऑफर कर रही है, यानी कि बेस सिग्मा वेरिएंट में आपको CNG मिलता है, उसके ऊपर डेल्टा वेरिएंट में भी आपको CNG ऑफर कर रही है फ्रॉन्क्स। इतना ही नहीं, दोनों के CNG वेरिएंट के प्राइसेस में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रॉन्क्स के पास अगेन एक एडवांटेज आ जाता है कि यहाँ पे वेरिएंट्स भी आपको ऑफर कर रही है CNG में ज्यादा, और प्राइस में भी आपको ये टाइजर से थोड़ी सी कम मिल जाती है। इंटीरियर में जैसे आते हैं तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में आपको जो फीचर्स हैं वो तमाम वो मिल जाएंगे जो आप अपनी एक आइडियल गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी फीचर की लिस्ट लंबी रखते हैं, तो भी आपको दोनों ही गाड़ियों में शिकायत हो जाएगी। फीचर की लिस्ट में शामिल है ये 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो भी आपको काफी लोअर वेरिएंट से देखने को मिल जाता है। साथ में वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, कीलेस एंट्री का सेटअप मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दे दिया गया है, ऑटोमेटिक के साथ पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल तमाम फीचर आपको ये गाड़ी ऑफर करने वाली है। लेकिन इससे ऊपर भी आपको एक फीचर ऐसा मिल जाता है जो इस सेगमेंट की शायद किसी और गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो है HUD का सेटअप, जो कि ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। हालांकि अगली सीट पे आप बैठते हैं तो यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता। साथ में सनरूफ का फीचर भी आपको ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। पिछली सीट पे भी जो कंफर्ट स्पेस आपको मिलने वाला है वो हूबहू आपको सेम मिलेगा दोनों ही गाड़ियों में। अभी मैं टाइजर में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे आप रियर सीट कंफर्ट चेकआउट कर सकते हैं। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, मेरी हाइट के हिसाब से नी रूम अच्छा है, हेडरूम थोड़ा सा अच्छा है। अगर यहाँ पे मेरी हाइट से ज्यादा को कोई पैसेंजर बैठा होगा तो शायद उसका यहाँ पे हेड टच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। टाइप C का एक चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है रियर AC वेंट्स के साथ। ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन एक फीचर की यहाँ पे काफी कमी लगती है, वो है इसकी रियर सीट आर्मरेस्ट वाला फीचर, जो कि इस सेगमेंट की ऑलमोस्ट हर कार में आपको देखने को मिल जाएगा।
टाइजर के बाद जब आप फ्रॉन्क्स पे आते हैं तो इस स्टीयरिंग व्हील पे लगे इस लोगो के डिफरेंस के अलावा आपको कोई और डिफरेंस इस गाड़ी के इंटीरियर में देखने को नहीं मिलेगा। वही इंटीरियर, वही फीचर्स, वही लुक्स, वही सीटिंग, सब कुछ आपको हूबहू सेम ही मिल जाता है, बस यहाँ पे लोगो आपको डिफरेंट मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइसेस में भी आपको डिफरेंस अगेन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ टॉप मॉडल की कीमत की, तो अभी मैं इस वक्त फ्रॉन्क्स के अल्फा मैनुअल वेरिएंट में बैठा हूँ। अब फ्रॉन्क्स के टॉप वेरिएंट और टाइजर के टॉप वेरिएंट में आपको 18 से 40 हजार रुपए का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक और एडवांटेज फ्रॉन्क्स के पास आ जाती है प्राइस को लेके। इसके अलावा एक और एडवांटेज आपको फ्रॉन्क्स ऑफर कर रही है। फ्रॉन्क्स का जो टर्बो वेरिएंट है वो आपको टाइजर के टर्बो वेरिएंट से थोड़े से कम प्राइस में मिलने वाला है, क्योंकि जो फ्रॉन्क्स का टर्बो वेरिएंट है वो आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही मिल जाता है, जबकि टाइजर में आपको अगर टर्बो वेरिएंट खरीदना है तो आपको एक ऊपर वाली वेरिएंट में जाना पड़ेगा जिसका नाम है जी वेरिएंट। अब क्योंकि फ्रॉन्क्स आपको सीएनजी में भी 2 वेरिएंट्स ऑफर कर रही है, तो लोअर वेरिएंट की जगह आप इसका डेल्टा वेरिएंट खरीद सकते हैं सीएनजी में, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट में आपको जो फीचर्स मिलने वाले हैं वो बेस वेरिएंट से ज्यादा अच्छे मिलेंगे, जिनमें शामिल है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम और रियर पार्सल ट्रे भी आपको इसके डेल्टा वेरिएंट में मिल जाएगी। तो ये सब फीचर्स भी फ्रॉन्क्स डेल्टा सीएनजी को एक बेहतर विकल्प बना देते हैं अगर आप टाइजर के बजाय फ्रॉन्क्स का सीएनजी वर्जन कंसीडर करें। अब ड्राइव करने में दोनों गाड़ियां एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंजन सेम मिल जाता है, ट्रांसमिशन सेम मिल जाता है। इस वजह से एक गाड़ी को हम मैनुअल के साथ ड्राइव करेंगे और दूसरी को ड्राइव करेंगे ऑटोमेटिक के साथ, जिससे आपको दोनों का ही आइडिया मिल जाए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स से। यहाँ पे आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। एक आपको मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि सबसे ज्यादा बिकता है। बिकता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आपको कॉस्ट कम मिल जाती है। वो जो इंजन है वो आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी सी बेहतर देता है। लेकिन अभी मैं जिस वर्जन को ड्राइव कर रहा हूँ ये है इसका 1 लीटर का टर्बो वाला वर्जन। अब अगर इनकी परफॉर्मेंस फिगर आप चेकआउट करेंगे तो ऑन पेपर आपको इनकी जो परफॉर्मेंस है वो वीकेस्ट लगने वाली है। सबसे कम पावर और सबसे कम टॉर्क ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है अपने सेगमेंट में। ये 1 लीटर का जो सुजुकी का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन है ये इतना कमाल का है कि यहाँ पे आपको जो टर्बो लैग मिलता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसका टर्बो लैग आपको 3000 आरपीएम से नीचे मिलेगा। जैसे ही मैं इसका 3000 आरपीएम टच करता हूँ तो तुरंत ही इसका जो टर्बो लैग है वो खत्म हो जाता है और टर्बो जो है वो किक इन हो जाता है, और तब आपको फील होगा कि ये जो 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो इंजन है काफी कमाल की परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है। साथ में हमारे पास इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, तो इसके साथ ये जो इंजन है परफेक्टली सिंक होता है ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में। मजा आपको अगर इस इंजन का लेना है तो आप इस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस इंजन का मजा ले सकते हैं। अब इस इंजन की खास बात सिर्फ यही नहीं है कि इसमें आपको टर्बो मिलता है, क्योंकि टर्बो तो बहुत सारी गाड़ियां ऑफर कर रही हैं इस सेगमेंट में। तो ये इंजन आपको लगभग 6400 आरपीएम तक रेडलाइनिंग ऑफर करता है, जो कि कुछ कार के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के बराबर की है। तो एक जापानीज टर्बो पेट्रोल इंजन से जो चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सेम चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है, चाहे हम बात करें परफॉर्मेंस की, चाहे बात करें थ्रिल की। लेकिन अगर हम बात करें माइलेज की, तो इस टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जो आपको माइलेज मिलने वाली है वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितना कि आपको इसके नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से मिलेगी। और उसके ऊपर से भी ये जो इंजन है वो 3 सिलेंडर यूनिट के साथ आता है। इस वजह से आपको रिफाइनमेंट लेवल जो है वो उतने खास शायद ना मिले यहाँ पे जितना कि आपको उसके नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाले वर्जन से मिले। इसके अलावा अगर बात करते हैं आप सीएनजी की, तो सीएनजी भी आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी दोनों ही गाड़ियों में, और उसमें भी आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिलेगा। बाकी ड्राइव करने का फील एकदम सेम है दोनों ही गाड़ियों में। क्लच बहुत ज़्यादा है, आपको लाइट फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपको टाइट भी फील नहीं होगा। एक्सेलरेटर को जैसे ही प्रेस करते हैं इस पर्टिकुलर इंजन में तो वहाँ पे आपको रेस्पॉन्सिवनेस ये तुरंत ही दिखाने लग जाता है। साथ में अगर हम बात करें स्टीयरिंग रेस्पॉन्स की, तो स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइटर साइड पे है। सिटी में अगर आप इसे ड्राइव करेंगे तो आप लिटरली एक फिंगर से भी स्टीयरिंग को टर्न कर लेंगे। हालांकि हाई स्पीड में आपको स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा टाइट से, क्योंकि ये आपको उस तरह का कॉन्फिडेंस फील नहीं करवाता जैसे कि हम एक टर्बो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं। सस्पेंशन ना बिल्कुल सॉफ्ट है ना ही बिल्कुल स्टिफ है, यानी कि परफेक्ट इंडियन रोड के हिसाब से इसके सस्पेंशन आपको लगेंगे, और सीट्स भी इसकी काफी कंफर्टेबल है। अब अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो इस गाड़ी में बेस वेरिएंट से आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें 6 एयरबैग शामिल है, ESP आपको मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं टॉप वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर भी इसमें दिया गया है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार तो नहीं है, लेकिन हाँ ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है और ये गाड़ी आपको वो फीचर भी ऑफर कर रही है। फिर भी सेफ्टी के हिसाब से अगर कुछ थोड़ा सा स्कोप यहाँ पे बच जाता है तो वो ADAS के फीचर्स का है। अगर कंपनी इसमें फ्यूचर में ADAS के फीचर ऑफर कर दे तो यहाँ पे जो गाड़ी है वो ज़्यादा सेफ हो जाएगी, ज़्यादा सेफ्टी वाले फीचर आपको ऑफर करने लगेगी। और साथ में इन गाड़ियों में एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली पावर ट्रेन भी आ जाए तो वो एक सोने पे सुहागा होगी।
मैनुअल के बाद अगर आप ऑटोमेटिक पे आएंगे तो वहां पे कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। अगर हम बात करें लोअर वेरिएंट्स की, तो लोअर वेरिएंट्स में जहां 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, वहां पे आपको AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। लेकिन इस टर्बो पेट्रोल इंजन में आपको जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है वो मिलता है टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। और इस 1 लीटर के इंजन के साथ ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी काफी अच्छे से सिंक होता है और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी ऑफर करता है। यहाँ पे आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। इन केस अगर आप इसे मैनुअली ड्राइव करना चाहें तो आप इन पैडल शिफ्टर का यूज करके इस इंजन के मजे भी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको कन्वीनियंस का कोई इशू नहीं है, आपको सिटी ड्राइविंग ज़्यादा नहीं करनी है, मैनुअल से आपका काम बन सकता है, तो आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट कंसीडर करें और वो आपको इस 1 लीटर के इंजन के साथ जो मजा देगा वो शायद ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ना दे पाए। अब आ गई ये फैसले की घड़ी, कौन सी चूज करें, फ्रोंक्स या टाइजर। अब फ्रोंक्स के पास एक एडवांटेज जरूर है कि इसका जो आपको कीमत मिलती है वो टाइजर से थोड़ी सी कम रखी गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ साल पहले की, तो टाइजर आपको स्टैंडर्ड जो वारंटी ऑफर कर रही थी वो कर रही थी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की। फ्रोंक्स में वहीं आपको जो स्टैंडर्ड वारंटी पहले मिलती थी वो मिलती थी 2 साल की। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब आपको फ्रोंक्स में जो स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है वो टाइजर के बराबर ही है, यानी कि दोनों ही गाड़ियां आपको स्टैंडर्ड 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है। अब फ्रोंक्स में प्राइस आपको कम पे करना पड़ता है, साथ में एक और मेजर एडवांटेज आपको यहाँ पे ये मिल जाता है कि मारुति सुजुकी का जो सर्विस नेटवर्क है वो आपको टोयोटा से थोड़ा सा बेहतर मिल जाएगा। हालांकि जो टोयोटा की सर्विस क्वालिटी है वो भी आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेगी, लेकिन फिर भी कीमत का जो एडवांटेज है वो फ्रोंक्स ही उठाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस तो कम मिलता ही मिलता है, साथ में वेरिएंट्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं, CNG के ऑप्शन भी आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, AMT के प्राइसेस भी आपको टाइजर के AMT से काफ़ी कम मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली फ्रोंक्स उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कम कीमत पे ज़्यादा वेरिएंट्स की डिमांड करते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस की डिमांड करते हैं। हालांकि फिर भी अगर आपने टाइजर को खरीदने का मन बना लिया है तो आप इसमें जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसके मजे ले सकते हैं। 5 साल या 2,20,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। इसका मतलब इस गाड़ी को खरीदो, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलाओ तो आपको जो पैसा है वो वसूल हो जाएगा आराम से। फिर भी जानना है मुझे आपके ओपिनियन, क्या आप मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को कंसिडर करेंगे या फिर टोयोटा की टाइजर को? हमें नीचे दी कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कार इन बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।